दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी घटना हुई है जिसने ना केवल दुनिया को हिलाकर रख दिया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और बड़ी ताकतों की दादागिरी की सारी हदें पार कर दी है। कल रात 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर हमला किया, बमबारी की और फिर क्या हुआ? अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ने वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को उनके घर से उठा लिया, उनको अगवा कर लिया और सीधे अमेरिका ले गए। अब न्यूयॉर्क में उन्हें हिरासत में रखा गया है और सोमवार को कोर्ट में उनकी पेशी होगी। उन पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने नार्को टेररिज्म, ड्रग तस्करी, कोकीन के आयात की साजिश की। इसके अलावा कुछ पुराने आरोप भी हैं जो सालों से उनके ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये न्याय है या ये खुली गुंडागर्दी है? आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, ये कोई छोटी घटना नहीं है। ये एक संप्रभु देश के चुने हुए, चाहे विवादित ही क्यों ना हो, एक राष्ट्रपति का अपहरण है। अमेरिका ने कोई युद्ध घोषित नहीं किया, संयुक्त राष्ट्र से कोई मंजूरी नहीं ली, कोई पूर्ण आक्रमण नहीं हुआ। बस रात के अंधेरे में हेलीकॉप्टर भेजे, बम गिराए, राष्ट्रपति भवन में घुसे और मादुरो दंपत्ति को हथकड़ी लगाकर अमेरिकी विमान में डाल दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने मादुरो को पकड़ लिया है और अब वेनेजुएला को हम चलाएंगे, कम से कम तब तक जब तक सुरक्षित ट्रांजिशन नहीं हो जाता। दोस्तों सोचिए, एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश में घुसकर कह रहा है कि अब हम तुम्हारा देश चलाएंगे। ये कौन सी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है? ये कौन सा नियम है? दोस्तों, अमेरिका की ये आदत नई नहीं है, दशकों से चली आ रही है। 1989 में पनामा तो याद ही होगा आपको। वहाँ के नेता मैनुअल नोरिएगा के साथ क्या हुआ था? अमेरिका ने वही आरोप लगाए थे, चुनाव में धांधली, ड्रग ट्रैफिकिंग, और फिर क्या हुआ? अमेरिकी फौजें घुसी, पनामा सिटी पर हमला किया, नोरेगिया को उठा लिया गया। पनामा की सेना लड़ी लेकिन हार गई। नोरिएगा को भी अमेरिका लाया गया, उन पर भी मुकदमा चला और फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया, ठीक वैसे ही जैसे मादुरो के साथ हुआ। दोस्तों, अब सद्दाम हुसैन को याद कीजिए। इराक, जो पहले अमेरिका का सहयोगी हुआ करता था, अमेरिका ने इराक को ईरान से लड़ाई में हथियार, पैसे सब दिए, लेकिन जब सद्दाम ने कुवैत पर कब्जा किया, जहां तेल के बड़े भंडार हैं, तो अमेरिका को वो खटकने लगा। पहले गठबंधन बनाया, युद्ध लड़ा, सद्दाम को सत्ता से हटाया, फिर जहां सद्दाम छिपे हुए थे वहां से उन्हें पकड़ लिया गया। फिर वही हुआ, उनको अमेरिका लाए, मुकदमा चलाया और फांसी दे दी। और इसका कारण क्या दिया? कि सद्दाम सामूहिक विनाश के हथियार की डील कर रहे थे, जो कभी मिले ही नहीं, लेकिन तेल वो अमेरिकी कंपनियों को मिल गया। और इसके बाद ओसामा बिन लादेन, पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिका ने घुसकर ऑपरेशन किया, ओसामा को मारा, लाश समुद्र में फेंक दी। दुनिया ने स्वीकार किया क्योंकि ओसामा आतंकवादी था, लेकिन मादुरो वो एक देश के राष्ट्रपति हैं। चाहे कितने भी विवादित हों, कितने भी आरोप हों, लेकिन वो वेनेजुएला की संप्रभुता का प्रतीक हैं। उनकी जनता ने उन्हें चुना है। वो सही है या गलत, ये वेनेजुएला की जनता और वहाँ की अदालतें तय करेंगी, अमेरिका नहीं। ट्रंप साहब कहते हैं कि मादुरो पर पुराने आरोप हैं, 2020 से इंडिक्टमेंट है, नार्को टेररिज्म, कोकेन की तस्करी। लेकिन दोस्तों, आरोप लगाना आसान है, अगर आरोप ही काफ़ी हैं तो ट्रंप साहब खुद पर कितने आरोप लगे हुए हैं? चुनावी धांधली, दस्तावेज की चोरी, ये वो। क्या कोई विदेशी फौज अमेरिका में घुसकर ट्रंप को उठा ले, तब अमेरिका क्या कहेगा? अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, संप्रभुता का अपमान। लेकिन जब अमेरिका करता है तो ये न्याय हो जाता है। दोस्तों, चलिए अब आपको इस ऑपरेशन की पूरी डिटेल समझाते हैं। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डेक केन के मुताबिक इसकी महीनों से प्लानिंग चल रही थी और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व रखा गया था। मादुरो के घर का मॉडल बनाकर ट्रेनिंग दी जा रही थी। मादुरो कहाँ सोते हैं, क्या खाते हैं, उनके पास कौन कौन से पेट्स हैं, कौन कौन से कपड़े पहनते हैं, ये सब अमेरिका को पहले से पता था। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसी के पास मादुरो के आसपास एक एजेंट भी था जो उनकी गतिविधियों पर नज़र रखता था और ऑपरेशन शुरू होने पर उनकी सटीक लोकेशन बताने के लिए तैयार था। सभी तैयारियां पूरी होने के बाद ट्रंप ने 4 दिन पहले ऑपरेशन को मंजूरी दे दी थी, लेकिन सेना और खुफिया योजनाकारों ने सुझाव दिया कि उन्हें बेहतर मौसम और कम बादलों का इंतजार करना चाहिए। फ्लोरिडा के पास बीच में अपने मारे लागो क्लब में अपने सलाहकारों से घिरे ट्रंप
वेनेजुएला में हो रही सभी घटनाओं को लाइव स्ट्रीम पर देख रहे थे। इस ऑपरेशन के दौरान एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 11 युद्धपोत और 1 दर्जन से ज़्यादा F-35 विमान भेजे गए। कुल मिलाकर 15,000 से ज़्यादा सैनिक इस क्षेत्र में भेजे गए, जिसे अमेरिकी अधिकारी लंबे समय से ड्रग्स विरोधी ऑपरेशन बताते रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रंप के सीनियर सहयोगी स्टीफन मिलर, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पिट हेग्सेथ और CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ ने इस मुद्दे पर महीनों तक काम करने के लिए कोर टीम बनाई थी। इस टीम के साथ समय समय पर मीटिंग की जाती थी और फ़ोन कॉल भी होते थे। वो अक्सर राष्ट्रपति से भी मिलते थे। शुक्रवार देर रात और शनिवार सुबह हमले से पहले ट्रंप और उनके सलाहकारों ने मीटिंग की, जिसके बाद कई अमेरिकी विमानों ने उड़ान भरी और काराकास के अंदर और आसपास के ठिकानों पर हमले किए। इनमें कई एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल थे, जैसा कि एक अमेरिकी मिलिट्री अधिकारी ने बताया था। केन ने बताया कि इस ऑपरेशन में पश्चिमी गोलार्ध के 20 बेस में 150 से ज़्यादा विमान शामिल थे। इसमें F-35 और F-22 जेट और B-1 बॉम्बर शामिल थे। ट्रंप ने बताया कि हमारे पास हर संभावित स्थिति के लिए एक फाइटर जेट था। पेंटागन ने भी चुपचाप इस इलाके में एयर टैंकर, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग में माहिर एयरक्राफ्ट भेजे थे। अमेरिका के अधिकारियों ने कहा कि हवाई हमलों में मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया गया। काराकास में ला कार्लोटा एयरबेस पर रॉयटर्स द्वारा ली गई तस्वीरों में वेनेजुएला की एंटी एयरक्राफ्ट यूनिट के जले हुए मिलिट्री वाहन भी दिखे। हमलों के दौरान अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस भारी हथियारों के साथ काराकास में घुस गई, जिसमें एक ब्लो टॉर्च भी शामिल था, ताकि अगर उन्हें मादुरो की जगह पर स्टील के दरवाजे को काटना पड़े तो वह ऐसा आसानी से कर सकें। केन ने बताया कि शनिवार को सुबह करीब 1 बजे सैनिक काराकास के डाउनटाउन में मादुरो के कंपाउंड में पहुंचे। यहां उन पर गोलियां चलाई गईं। एक हेलीकॉप्टर पर भी गोली लगी, लेकिन वो फिर भी हवा में उड़ने में सक्षम था। मादुरो के सेफ हाउस पहुंचने के बाद सैनिकों ने FBI एजेंटों के साथ मिलकर उस घर में प्रवेश किया, जिसे ट्रंप ने बहुत ज़्यादा सुरक्षा वाला किला बताया था। ट्रंप ने कहा कि वो बस अंदर घुस गए और वो ऐसी जगह पर घुस गए जहां सच में घुसना नामुमकिन था, और वहां से मादुरो और उनकी पत्नी को सुरक्षित पकड़ा गया और उन्हें कुछ ही सेकंड में वहां से बाहर निकाल भी लिया गया और ये ऑपरेशन 2 घंटों से भी कम समय में पूरा हो गया। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि ये अधिकार किसने दिया? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ऐसा कोई भी सैंक्शन नहीं दिया था, कोई भी प्रस्ताव नहीं पास हुआ था। फिर भी किस आधार पर मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया? इस मामले पर रूस ने कड़ी निंदा की है। रूसी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी कार्रवाई को सशक्त आक्रमण करार दिया है। मॉस्को ने कहा कि अमेरिका के तर्क आधारहीन हैं और ये वैचारिक दुश्मनी से प्रेरित हैं। रूस ने सभी पक्षों से तनाव कम करने और संवाद की अपील की, लेकिन चेतावनी दी कि ऐसे कदम क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल रहे हैं। चीन ने भी कहा कि यह अवैध हमला है। ब्रिटेन का कहना है कि पहले पूरे मामले को देखेंगे, फिर इस पर बात करेंगे। लेकिन इसका कोई भी खुलकर विरोध नहीं कर रहा है दोस्तों। लेकिन एक देश ऐसा है जिसने इसका खुलकर विरोध किया है और ट्रंप को ऐसा करने पर चेतावनी भी दी है, और वो देश है नॉर्थ कोरिया। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने इसे दमनकारी कदम करार देते हुए अमेरिका को खुली चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर मादुरो को तुरंत रिहा नहीं किया गया तो ये तीसरे विश्व युद्ध को जन्म दे सकता है। किम जोंग उन ने मादुरो को अपना दोस्त बताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके नेतृत्व से मांग की कि मादुरो की स्थिति तुरंत सार्वजनिक की जाए और उन्हें रिहा किया जाए। उत्तर कोरिया राज्य मीडिया के हवाले से किम ने कहा, ये दमनकारी कार्रवाई पूरी दुनिया को युद्ध की ओर धकेल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो गंभीर अंतर्राष्ट्रीय परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका का ये कदम वैश्विक संघर्ष को जन्म देगा। दोस्तों, अब ट्रंप कह रहे हैं वेनेजुएला का तेल हम बेचेंगे, वो भी दूसरे देशों को। ट्रांजिशन तक हम चलाएंगे। मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है दोस्तों, अब अमेरिका ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है और ये पुराने कॉलोनियल दौर की याद दिलाता है। वेनेजुएला में दुनिया की सबसे बड़े तेल भंडार हैं। यहाँ सालों से संकट है, लेकिन अब अमेरिका खुलेआम कह रहा है इस देश को अब हम चलाएंगे। दोस्तों, ये घटना हर देश के लिए खतरे की घंटी है, छोटे बड़े हर संप्रभु राष्ट्र के लिए। अगर आज वेनेजुएला है तो कल कोई और देश भी इसका शिकार हो सकता है। इसलिए
हर देश को अपनी रक्षा पुख्ता करनी होगी, क्योंकि हमेशा ताकत की ही भाषा समझी जाती है। भारत के लिए भी ये एक बड़ा सबक है दोस्तों। भारत न्यूक्लियर पावर है, हमारी सेनाएं मजबूत हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले कार्यकालों में रक्षा को बहुत मजबूत किया है। नए हथियार, मेक इन इंडिया, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, सब पर काम हुआ है। लेकिन ये काम और करना होगा, इतना मजबूत कि कोई टेढ़ी नज़र से भी ना देख सके, क्योंकि अमेरिका जैसे देशों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आज मादुरो हैं, कल कोई और भी उनकी जगह हो सकता है। दोस्तों, एक बात और सोचने वाली है, ट्रंप ने जो रास्ता अपनाया वो खतरनाक है। वो अगर नियम कानून नहीं मानते तो दुनिया जंगल बन जाएगी। लेकिन ये भी सच है कि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कमज़ोर हो तो देशों को अपनी सुरक्षा खुद देखनी पड़ती है। पाकिस्तान में बैठे लोग जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं वो भी ये घटना देख रहे होंगे। उनकी नींद भी उड़ गई होगी, क्योंकि अगर नियम नहीं तो फिर उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन भारत ऐसा नहीं करता, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है। हम कानून को मानते हैं, हम अपनी ताकत से बॉर्डर पर और डिप्लोमेसी से जवाब देते हैं। कुछ लोग शायद खुश हो रहे होंगे, विपक्ष के कुछ नेता जो विदेश में जाकर कहते हैं कि भारत में चुनाव चोरी हुए, वो सपने देख रहे होंगे कि कहीं ऐसा ही हो जाए। लेकिन उनका ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। भारत वेनेजुएला नहीं है, भारत इराक नहीं है, भारत पनामा नहीं है। भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर, संप्रभु राष्ट्र है। कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। आखिर में बस यही कहूँगा, ट्रंप ने यह साबित कर दिया कि बड़ी ताकतें कानून से ऊपर खुद को मानती हैं। लेकिन दुनिया को जागना होगा, छोटे देशों को एकजुट होना होगा और हर देश को अपनी सुरक्षा इतनी मजबूत करनी होगी कि ऐसे सनकी फैसलों का शिकार ना बने। ये घटना इतिहास में दर्ज हो गई है, दादागिरी की एक और मिसाल के रूप में। दोस्तों, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आप इस घटना को कैसे देखते हैं, गुंडागर्दी या फिर न्याय। जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।